हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा क्लास 10th के अंतर्गत दूसरा टॉपिक जो है समास, वो टॉपिक चल रहा है। उस समास टॉपिक के अंतर्गत जो पहला जो समास है अव्ययीभाव समास, इस समास को मैं यहाँ पर करा चुका हूँ। अव्ययीभाव समास के अंतर्गत उसकी परिभाषा, उसकी कुछ विशेषताएं, उसके कुछ उदाहरण आपको कराए जा चुके हैं। इसके बाद में जो दूसरा समास है हमारा, वो समास है द्वंद्व समास। जिस प्रकार से प्रथम समास अव्ययीभाव समास में मैंने आपको ये बताया था कि जिसमें कि पहला पद उपसर्ग होता है या अव्यय होता है या मुख्य होता है, पहला पद मुख्य हो, प्रमुख हो, वो हमारा अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आता है। और दूसरा जो समास है हमारा द्वंद्व समास, उस द्वंद्व समास के अंतर्गत हमारे दोनों की दोनों ही पद क्या होते हैं? मुख्य होते, प्रमुख होते हैं। द्वंद्व समास की पहली विशेषता यही होती है कि हमारा द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। दोनों पदों का समान महत्व होता है। योजक चिन्ह आता है। योजक चिन्ह आता है। और जब इसका समास विग्रह करते हैं, समास विग्रह हम जब करते हैं तो योजक चिन्ह को हटा करके और, या, अथवा, आदि इत्यादि, इन शब्दों का हम यहां पर द्वंद्व समास में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमारा द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व शब्द, जैसे कि मैंने बताया है कि द्वंद्व शब्द का आशय होता है लड़ाई करना, झगड़ा करना, अर्थात दो पहलवानों के मध्य में जब युद्ध होता है तो दोनों जो पहलवान होते हैं बराबर होते हैं। उसी प्रकार से जो द्वंद्व होता है उसमें जो हमारा पहला पद होता है और जो हमारा दूसरा पद होता है, ये दोनों की दोनों ही पद समान होते हैं, समान महत्व। अर्थात जितनी महत्व पहले पद का होता है उतना ही पद दूसरे पद का भी होता है। द्वंद्व समास के अंतर्गत अगर हमको देखा जाए तो आपको ये पूरा की पूरा द्वंद्व समास जो है, इस समास को आप अपने नोटबुक में भी लिख लेंगे। इसके उदाहरण दिए हुए हैं। द्वंद्व जो समास है वो द्वंद्व समास आपका 3 प्रकार का होता है। पहला इतरेतर द्वंद्व। कौन सा? इतरेतर द्वंद्व। पहला जो समास होता है, जो द्वंद्व समास के अंतर्गत जिसको कि 3 भागों में बांटा जाता है, उसमें पहला जो होता है वो होता है इतरेतर द्वंद्व। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है वैकल्पिक द्वंद्व। तीसरा जो होता है वो होता है समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। द्वंद्व समास हमारा ये 3 प्रकार का होता है। एक अन्य प्रकार भी होता है जो कि माना जाता है एक शेष द्वंद्व। ये जो एक शेष द्वंद्व है, ये कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षा होती है, वहां कराया जाता है। आपको इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि 10th क्लास के लेवल पर आप तो सिर्फ इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, इन्हीं में से ही एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा। अगर हम देखते हैं तो इतरेतर द्वंद्व समास कौन सा है, वैकल्पिक समास कौन सा है, द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास कौन सा है, तो देखें। समान अधिकार समान महत्व है। अर्थात इतरेतर जो द्वंद्व होता है, इतरेतर द्वंद्व से संबंधित जो समास होता है, उसमें जो दोनों के दोनों पद आते उनका समान महत्व होते हैं, समान अधिकार वाले होते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा लगता है। वैकल्पिक द्वंद्व, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, वैकल्पिक यानी विकल्प, और विकल्प का मतलब होता है हमें
एक को चुनना, एक को चुनना। विकल्प, जब दो विकल्प होते हैं, उन दो विकल्प में से हम किसी एक को चुनते हैं तो वो हमारा वैकल्पिक द्वंद्व होता है। अतः हमारे पास दो विकल्प होते हैं, उन दो विकल्पों में से हमें एक को चुनना होता है, एक को देखना होता है, ये हमारा वैकल्पिक द्वंद्व होता है। समाहार द्वंद्व, समाहार जैसे नाम से ही क्लियर है, समाहार अर्थात दो पदों के साथ साथ में कई और पदों को भी जोड़ लेना, अन्य पदों का भी समाहार करना, अर्थात दो पदों के साथ साथ में उसमें और भी कई पदों को जोड़ लिया जाता है, वो समास हमारा समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आता है। अब अगर हमें इनके उदाहरणों को देखें, क्योंकि समास जो पूरा की पूरा टॉपिक है, ये ज्यादातर आपके एग्जाम्पल या उदाहरणों के माध्यम से ही क्लियर होता है। आप इस समास के अंतर्गत जितने ज्यादा उदाहरणों का अध्ययन करेंगे, जितने ज्यादा उदाहरणों को देखेंगे, उतना ही ये समास आपका क्लियर होता है। क्योंकि समास टॉपिक के अंतर्गत कई कई उदाहरण ऐसे होते हैं जो भ्रमित करने वाले होते हैं, भ्रम की स्थिति में लाने वाले होते हैं। जैसे कि बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास, इन समासों में कहीं कहीं आपको बड़ा भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। उनका समाधान कैसे किया जाएगा वो आगे जब समास करेंगे उसमें क्लियर करेंगे। यहां जो डायग्राम बना हुआ पूरा की पूरा, इस डायग्राम के अंतर्गत इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, इन तीनों का हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे, तीनों की तुलना करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे कैसे आप इनको पहचानोगे। इतरेतर द्वंद्व, जैसे कल की क्लास में आपको इतरेतर द्वंद्व को समझा चुका था, एक बार इसके उदाहरणों को देख लें। जैसे कि मैं बता चुका था आपको 25, 48, जो मैंने आपको कुछ संख्याएं लिखाई थी, उन संख्याओं से संबंधित मैंने आपको बताया था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। आपकी जितनी भी ये गणित की संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं को अगर छोड़ दिया जाए, को छोड़कर जितनी भी संख्याएं आपकी होती हैं, उन सभी संख्याओं में आपके द्वंद्व समास होता है, और द्वंद्व में भी इतरेतर। आप ये समझ लें कि अगर एग्जामिनर कोई सी भी समास दे दे, या कोई सी भी समास के अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इनको छोड़ करके कोई सी भी संख्या आपको अगर दे दी जाए तो उस संख्या में हमेशा द्वंद्व समास होता है, और अगर द्वंद्व समास में भी देखा जाए तो इतरेतर द्वंद्व होता है। उसी प्रकार से जहां पर क्या है 25, ये संख्या इन संख्या में आपको नहीं मिलेगी, इस संख्या से अलग संख्या है वो, इसलिए इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। और द्वंद्व के प्रकारों के अंतर्गत कौन सा समास है आपका, इतरेतर द्वंद्व। इसका मैंने बताया था अगर विग्रह करोगे तो बड़ी संख्या पहले आती है और छोटी संख्या बाद में आती है। 20 और 5, 48, 40 और 8, इसी प्रकार से जितनी भी संख्याएं, आप उन्हीं संख्याओं को इस प्रकार से और लगा करके कर सकते हो। कंद मूल फल, कंद मूल और फल, जलवायु जल और वायु और लगा दिया यहां पर सब में, और ये वाला समास में आपको कल क्लियर करा चुका था। इसके बाद है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व जो समास है उसमें पहले ही क्लियर विकल्प होता है, अर्थात समान महत्व के शब्द ही होते हैं, योजक चिन्ह भी आता है, सब कुछ विशेषताएं द्वंद्व समास के अकॉर्डिंग ही चलती हैं, समान चलती हैं, लेकिन जो प्रमुख विशेषता इसकी होती है वो होती है विकल्प को चुनना। अर्थात दो होती है, दो में से हमको एक को चुनना होता है। जैसे उदाहरणों के माध्यम से क्लियर करोगे। पहला उदाहरण लाभ हानि। लाभ हानि, जितना महत्व लाभ का होता है उतना ही हानि का होता है। तो अगर देखा जाए तो अगर हम इसमें और लगाते हैं लाभ और हानि, तो
तो कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं होता है उस व्यवसाय में लाभ भी साथ साथ चले और हानि भी साथ साथ हो, अर्थात प्रॉफिट भी होता चला जाए और लॉस भी हो, ऐसा कोई व्यवसाय नहीं होता है। अर्थात एक ये जो स्थितियां बनती है, एक समय में एक ही स्थिति बनेगी, या तो लाभ ही हो रहा होगा या फिर हानि ही हो रही होगी। अगर लाभ या हानि इनमें से एक को विकल्प के रूप में चुना जाएगा तो वो समास हमारा कौन सा, विकल्पात्मक द्वंद्व के अंतर्गत आता है। जैसे लाभ या हानि, या तो लाभ ही होगा या फिर क्या होगी, हानि ही होगी। दूसरी स्थिति देखें, जीवन मरण। जीवन मरण, जीवन मरण अपने जीवन के अंतर्गत या तो हमारा जीवन ही होता है या फिर मृत्यु। ऐसा नहीं होता है कि जीवन भी साथ साथ चल रहा है और मृत्यु भी साथ साथ चल रही है। अर्थात विकल्प रूप में इन दोनों में से एक को चुनना होता है कि जीवन या मरण, या तो जीवन ही होगा या जीवन की समाप्ति पर क्या होगा, मरण होगा। इस प्रकार से विकल्प के रूप में अगर इनको चुना जाता है तो वह वैकल्पिक द्वंद्व होता है। तीसरा देखें, गिरते चढ़ते। गिरते चढ़ते, या तो गिरेंगे ही या फिर चढ़ेंगे ही। ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि पहले चढ़े फिर गिरे, पहले चढ़े फिर गिरे, गिरते चढ़ते चले गए। इसमें से एक ही स्थिति बनेगी, या तो गिरने की या फिर चढ़ने की। 10-5, 10-5 अगर इसका विग्रह करेंगे या तो होगा 10 या क्या होगा 5, तो या लगा करके इनका क्या करेंगे, विग्रह। राग विराग, राग या विराग और नहीं लगाएंगे, इनमें ध्यान रखना, और नहीं लगेगा। यशापयश, या तो यश ही प्राप्त होगा या फिर अपयश ही प्राप्त होगा। ऐसा स्थिति नहीं बनेगी कि यश भी प्राप्त हो रहा है और अपयश भी प्राप्त हो रहा है। लाख 2 लाख, या तो लाख ही रुपए होंगे या फिर 2 लाख। अर्थात ऐसा नहीं लाख भी मिले और 2 लाख भी मिले, साथ साथ ना हो करके। ऐसी जो संख्याएं आती हैं गणित की जिनमें 2 संख्याएं एक साथ दी हुई होती हैं, उनमें हमेशा या शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। और इन शब्दों के अंतर्गत मैं बता चुका हूं कि और शब्द का प्रयोग किया जाता है। न्यायान्याय, न्याय अथवा अन्याय, या तो किसी व्यक्ति के साथ न्याय होगा या उसके साथ क्या होगा, अन्याय होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि न्याय और अन्याय दोनों एक साथ हो जाए। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, या तो कोई व्यक्ति धर्म पर ही चलता है या अधर्म पर ही चलता है। ऐसा व्यक्ति कोई नहीं होता है जो धर्म और अधर्म को साथ साथ लेकर चलने वाला हो। अर्थात हमें विकल्प के रूप में किसी एक शब्द का चुनाव करना हो, वहां हमारा जो समास कहलाता है वो वैकल्पिक द्वंद्व के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से इतरेतर द्वंद्व में और शब्द का प्रयोग किया जाता है और वैकल्पिक द्वंद्व के अंतर्गत आपको शब्दों में एक का विकल्प किया जाता है। आप जब भी समास आएगा उस समास में ये देखोगे कि दोनों जो महत्व की चीज़ है इनमें से किसी एक को अगर विकल्प के रूप में चुन सकते हैं, अगर विकल्प के रूप में चुन सकते हैं तो वहां आपका कौन सा होगा, वैकल्पिक द्वंद्व होगा। लेकिन इनमें अगर देखा जाए तो जल और वायु, इसमें कोई एक समान महत्व का नहीं होता है, अर्थात दोनों का ही अपना महत्व होता है। इसी प्रकार से अगर हम तीसरे द्वंद्व की तरफ जाएं तो वो होता है हमारा समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व को मैं बता ही चुका हूं कि इस समास के अंतर्गत अन्य पदों को भी उसमें जोड़ लिया जाता है या अन्य पदों का भी समाहार उसमें होता है। उदाहरणों की बात की जाए, बहु बेटी, देखो योजक चिन्ह तो यहां आया हुआ, ये योजक चिन्ह हो गया। अगर ये कहा जाए कि बहू और बेटी, बहू और बेटी, तो ये अलग अलग चीजें होती हैं। लेकिन जब घरों में कहा जाता है कि बहू बेटी, बहू बेटी का मतलब होता है कि घर में बहू बेटी के साथ में और भी कोई भी है, उन सबको बहू बेटी के अंतर्गत रखा जाता है। एक उदाहरण दिया जाए कि जैसे कि धन दौलत, इसको समझेंगे। धन दौलत, धन दौलत का आशय यह होता है कि धन दौलत इत्यादि, कि घर में धन दौलत के साथ साथ में और भी जितनी चीजें होती हैं, मकान हुआ, हीरे जवाहरात हुए,
सोना चांदी आदि, ये सभी की सभी आपकी वस्तुएं इन धन दौलत के अंतर्गत आ जाती हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है समाहार द्वंद्व, अर्थात दो शब्दों के साथ साथ में अन्य कई शब्दों का भी इसमें प्रयोग कर लिया जाता है। धन दौलत कहते हैं कि धन दौलत, घर में कितनी धन दौलत है, उसी के आधार पर धन दौलत का आशय रुपए पैसे से ना होकर के घर में अंदर उपस्थित सोना चांदी मकान हीरे जवाहरात सबको उसमें समाहार कर लिया जाता है। ऐसा समास हमारा किसके अंतर्गत आता है? समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आता है। कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े इत्यादि, अर्थात कीड़े मकोड़ों के साथ साथ में जितने भी जो कीट होते हैं वो सभी कीटों का जो समाहार है वो इसके अंतर्गत कर लिया जाता है। इसलिए कहने को तो कहा जाता है कीड़े मकोड़े, लेकिन कीड़े मकोड़े का आशय कीड़ों से ना होकर के उसके साथ साथ में जितने भी जीव जंतु कीड़े कीट आदि हैं वो सभी के सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। हुक्का पानी, हुक्का पानी ये सामान्य सा अर्थ है जो गाँव में कहा जाता है हुक्का पानी। हुक्का पानी का आशय यह है कि हुक्का और पानी, हुक्का पानी के साथ में जितनी भी आपके धूम्रपान की जो जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो सब की सब वस्तुएं आपकी इस हुक्का पानी के अंतर्गत आती हैं। स्वागत के रूप में कहा जाता है हुक्का पानी। हुक्का पानी का आशय, हुक्का पानी का आशय यह होता है कि जितनी भी आपकी जो धूम्रपान से संबंधित वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का भी इसी में समाहार होता है, अर्थात इसलिए हुक्का पानी इत्यादि समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आता है। फूल पत्ती, फूल पत्ती के साथ साथ में पेड़ पौधों की जितने और भी शाखाएं हैं भाग हैं वो सभी के सभी आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं। डालियां हैं, फल हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं, वो सब की सब आपकी फूल और पत्ती के अंतर्गत आ जाती हैं। इसलिए आपका ये भी समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आता है। और जब इसका समास विग्रह किया जाता है तो फूल पत्ती इत्यादि कहा जाता है। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे के साथ साथ में जितनी भी ये पर्यावरण से संबंधित चीज़ें हैं वस्तुएं हैं वो सब के सब आपकी इस पेड़ पौधे के अंतर्गत आ जाती हैं। जीव जंतु, जीव जंतु इत्यादि, अर्थात संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उन जीव जंतुओं के साथ साथ में शाकाहारी मांसाहारी जितने भी प्रकार के आपके जंतु हैं वो सब के सब इनका समाहार इस समास के अंतर्गत हो जाता है। अगल बगल, अगल बगल ये कुछ समास ऐसे होते हैं जिनमें कि एक जो शब्द होता है वो निरर्थक होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है, और एक शब्द होता है उसका अर्थ होता है। अर्थात जिन शब्दों में दो शब्दों के अंतर्गत एक शब्द अगर निरर्थक शब्द है तो वो निरर्थक शब्द आने वाला आपका समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आता है। और जब ऐसे शब्दों का समास विग्रह किया जाता है तो जो सही शब्द है जिसका शब्द का महत्व है उसे लिखा जाता है। जैसे कि अगल बगल, इस अगल शब्द का कोई भी महत्व नहीं है, ये एक निरर्थक शब्द है, इसलिए यहाँ जब इसका विग्रह करेंगे तो बगल इत्यादि। अड़ोस पड़ोस, ऐसे ही इस शब्द में अड़ोस शब्द का कोई महत्व नहीं होता है। हमारे सामान्य जीवन में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं अड़ोस पड़ोस। यहाँ पर अड़ोस शब्द का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। इसलिए ऐसे शब्द जिसमें कि एक शब्द निरर्थक होता है वहाँ आपका कौन सा समास? समाहार द्वंद्व होता है। चाय वाय, घर पर कोई भी आता है तो हम उससे पूछते हैं चाय वाय पियोगे या नहीं, तो चाय वाय, चाय शब्द का तो आशय होता है, लेकिन वाय शब्द का आशय क्या होता है? वाय शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, ये निरर्थक शब्द होता है। अर्थात चाय के साथ साथ में कोई ठंडा पानी या शरबत या नींबू पानी इत्यादि जितने भी पेय पदार्थ होते हैं आपके वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसलिए आप जब इसका समास विग्रह करते हैं तो चाय इत्यादि इस प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार से आपका जो द्वंद्व समास है मैं उनसे तीनों प्रकारों में बांट चुका हूं। पहला इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और तीसरा है समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में और का प्रयोग किया जाता है, वैकल्पिक द्वंद्व में या का अथवा का प्रयोग किया जाता है और समाहार द्वंद्व में इत्यादि का प्रयोग किया जाता है जब इसका समास विग्रह करते हैं। इन जो उदाहरण आपको कराए गए हैं, जो ये द्वंद्व समास को आपको कराया गया है,
इस पूरे के पूरे समास को आप अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख लेंगे। सभी के सभी आपको उदाहरण यहाँ पर कराए जा चुके हैं और इसमें अगर तब भी आपकी कोई परेशानी रहती है, कोई और आपको उदाहरण पूछना है, तो वो आप कमेंट्स माध्यम से आप हमें पूछ सकते हो और आगामी क्लास में इससे अगला जो समास है हम उस समास को आगे कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।